आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले की कक्षा में शुंग वंश और कर्ण वंश का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। और आज की कक्षा में हम दोस्तों सातवाहन वंश का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले की कक्षा हमारी नहीं देखी है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सीक्वेंस दी हुई है, आप देख सकते हैं। और अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास सातवाहन वंश से। दोस्तों सातवाहन वंश का जो काल था वह 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक माना जाता है। यह करीब करीब 300 वर्ष तक इन्होंने शासन किया दोस्तों, परंतु संपूर्ण राजाओं की एग्जैक्ट स्थिति ज्ञात न होने के कारण अनुमान लगाया जाता है कि 23 से 30 राजाओं के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं दोस्तों, कि ये 23 से 30 के मध्य राजा रहे थे इस वंश में दोस्तों। तो इसके प्रमुख राजाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके जो संस्थापक हैं वह सिमुक माने जाते हैं दोस्तों। सिमुक इस वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्वी तक शासन किया दोस्तों। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम राजा सिमुक ही था। पुराणों के अनुसार उसी ने अंतिम रूप से शुंग व कर्ण वंश की सत्ता को समाप्त किया था, परंतु इन बातों के तो प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मतलब यह साक्षात प्रमाण उपलब्ध नहीं है लिखित में कहीं पे भी कि इसी ने इनकी सत्ता को समाप्त किया था। परंतु यह जरूर है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण जब किया था तो वहां कर्णवंश का जो सुशर्मन था वही राज कर रहा था। तो अनुमान लगाया जाता है कि इन दोनों में युद्ध हुआ होगा और सिमुक जीता होगा, क्योंकि इसके आगे इसी ने शासन किया है दोस्तों। तो इससे हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उसने संभवतः विदिशा का क्षेत्र कर्णों से जीता होगा दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, धर्म में उसकी गहरी अभिरुचि थी। उसने अनेकों जैन व बौद्ध मंदिरों तथा चैत्यों का निर्माण करवाया दोस्तों, परंतु शासन के साथ साथ वो एक दुष्ट एवं अत्याचारी राजा भी बन गया था। अंत में उसकी हत्या कर दी गई इसीलिए। तो ठीक है दोस्तों, वो पहले बहुत अच्छा राजा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही एक दुष्ट राजा बन गया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट दोस्तों, शासक जो हुआ जिसके हमारे साक्ष्य उपलब्ध है वो है कृष्ण। कृष्ण दोस्तों, इसने 37 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक राज्य किया दोस्तों। शिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण कान्हा राजा बना। पुराणों के अनुसार उसके 18 वर्षों तक राज्य किया, परंतु उसकी ज्ञात स्थिति 10 वर्ष तक ही है, इसलिए इसे 10 वर्षीय माना जाता है। उसने नासिक तक अपना सातवाहन शक्ति का विस्तार कर लिया था। नासिक शिलालेख में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, राज्य काल में राज्य की किसी उच्च पदाधिकारियों ने नासिक में गुफा भी खुदवाई थी, इसी पदाधिकारियों ने। तो इस प्रकार से हमें नासिक में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो साम्राज्य था वह नासिक तक पहुंच गया था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सतकर्णी प्रथम दोस्तों। इसके बाद में प्राप्त साक्ष्य के अनुसार सतकर्णी प्रथम राजा हुआ। सातवाहनों का जो अगला राजा था वह सतकर्णी प्रथम था। यह सिमुक का पुत्र या भतीजा था दोस्तों। इसके नाम का उल्लेख अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है दोस्तों। सतकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक यह था। 10 वर्षों की अवधि में ही उसने सातवाहनों की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से सतकर्णी एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ दोस्तों। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अगी या अमीय वंश की राजकुमारी नैनिका से विवाह किया था दोस्तों। तो सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय उसके 2 पुत्र वैदेश्री व शक्तिश्री अल्पवयस्क थे दोस्तों। इसलिए नग्निका ने संरक्षिका के रूप में प्रथम भारतीय महिला शासिका बनी और अपनी रानी नैनिका के अभिलेख से सतकर्णी प्रथम के कार्यों पर पूरा प्रकाश डाला दोस्तों। इस अभिलेख में उसने इस अभिलेख के अनुसार सतकर्णी ने पश्चिमी पल्लव, अनुपूरण प्रदेश, नर्मदा घाटी व विदर्भ तक का जो क्षेत्र था उसे पश्चिमी पल्लव क्षेत्र कहा गया दोस्तों। उस पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सतकर्णी प्रथम ने अमरावती को राजधानी बनाया था। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, यह आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले से कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है, जो अमरावती है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार उसने अमरावती को राजधानी बनाया था। अमरावती की राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? नागनिका ने दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है उसके साम्राज्य के ऊपरी दक्कन, मध्य व पश्चिमी भारत के कुछ भाग, उत्तरी कोंकण व कठियावाड़ में शामिल थे। उसने कलिंग के शासक खारवेल से भी युद्ध किया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। उसने खारवेल से भी
युद्ध किया था। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों हाल। नेक्स्ट जो राजा हुआ दोस्तों वो था हाल। उसने 20 से 24 ईस्वी तक शासन किया और ये 17वां राजा था दोस्तों जिसका हमें साक्ष्य प्राप्त है। इस शासक ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी। गाथा सप्तशती दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये अगर पूछा जाता है किसने लिखी तो उसका उत्तर होगा हाल। हाल ने लिखी दोस्तों। नामक पुस्तक की रचना की। उसने उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन किया। उसके काल में गुणाद्रय ने वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। इसी के समय में संस्कृत व्याकरण के लेखक शर्ववर्मन ने कांतंत्र नामक एक पुस्तक संस्कृत में लिखी दोस्तों। कांतंत्र का भी जो लेखक थे वह शर्ववर्मन थे इसी के काल में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहा हाल, जिसका जो राज था वो बहुत छोटे समय के लिए था, 20 से 24 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है गौतमी पुत्र शतकर्णी। इसने 106 से ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक शासन किया। यह सातवाहन वंश का महानतम 23वां शासक था। सबसे महानतम शासक अगर पूछा जाता है तो गौतमी पुत्र शतकर्णी था दोस्तों। गौतमी पुत्र शतकर्णी ने अपनी माता के साथ अपना नाम मतलब माता के साथ जोड़कर लिखा और यह प्रथम ऐसा सातवाहन राजा था जिसने अपनी माता का नाम उल्लेख किया अपने नाम के साथ में, और तभी से यह परंपरा बन गई। आगे के शासक हम देखेंगे कि आगे उससे पहले अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लिखना प्रारंभ कर देंगे। इसका साम्राज्य उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्ण में विदर्भ से लेकर के पश्चिम में कोंकण तक फैल गया था। यानी काफी बड़ा साम्राज्य इसने अपना स्थापित कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो राजा हुआ दोस्तों वह था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जिसने 130 ईस्वी से लेकर के 154 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। गौतमी पुत्र शतकर्णी के पश्चात उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक सातवाहनों का राजा बना। पुराणों के अनुसार उसका नाम पुलोमा शतकर्णी और टामली के विवरण में से सिरे पेलिमेओस के रूप में मिलता है दोस्तों। इसके बाद में मुद्राओं व अभिलेखों में जो नासिक, कार्ले व अमरावती से प्राप्त हुए हैं में भी उसका नाम हमें प्राप्त होता है दोस्तों। संभवतः उसी ने नवनगर की स्थापना की। कनेरी अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके शकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए शक महानक्षत्र रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया, परंतु इसके बावजूद दोनों वंशों में जो संबंध थे वह सौहार्दपूर्ण नहीं रह सके दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है पुलुमावी को रुद्रदामन के द्वारा 2 बार पराजित होना पड़ा। तथापि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने सातवाहनों की शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखा। उसने भी महाराज तथा दक्षिणापथेश्वर की उपाधि जो थी वह धारण की थी। जिसका उल्लेख हमें अमरावती लेख में मिलता है, जिसे सामुद्रिक व्यापार को भी बढ़ावा दिया तथा अमरावती के स्तूप का विस्तार किया। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। उसके सिक्कों पर 2 तलवारों वाले जहाज का चित्र 9 शक्तियों के पर्याप्त विकास का प्रमाण मिलता है दोस्तों। जो इसने सिक्के चलवाए थे उसमें 2 तलवारों वाले जहाज के चित्र बने होते थे, जिससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि 9 शक्ति के प्राप्त विकास इसने किया था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है हमारा शिवश्री शतकर्णी, जिसने 154 ईस्वी से लेकर 166 ईस्वी तक शासन किया। यह पुलुमावी का भाई तथा रुद्रदामन का दामाद था। 26वें राजा शिव स्कंद शतकर्णी 167 से 174 ईसा पूर्व तक शासन की कोई महत्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। ये 10 वर्ष तक राज्य किए थे दोस्तों। ये दोनों राजा ऐसे ही रहे, इनके समय में कोई खास ऐसा उल्लेखनीय बिंदु नहीं है जिसको बताया जा सके, बस ये राजा रहे, यही एक उल्लेखनीय बिंदु है। नेक्स्ट है यज्ञश्री शतकर्णी, जो 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। सातवाहन संस्कृति के मुख्य केंद्र प्रतिष्ठा गोवर्धन, आधुनिक नासिक एवं वैजयंती उत्तरी कनारा थे, परंतु 3री शताब्दी में उसकी शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी थी और स्थानीय शासक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे थे। पुलुमावी तीसरा सातवाहन वंश का अंतिम शासक रहा दोस्तों। इस वंश का अंतिम शासक पुलुमावी 3rd था दोस्तों। इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा व समुद्री व्यापार के प्रति इसके प्रेम का परिचायक है। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है अभीरों ने महाराष्ट्र छीन लिया इसी के समय में।
यानी पुलुवी III के समय में उत्तरी कनारा जिला व मैसूर के भागों में कुंतल और चंटू एवं अन्य उसके बाद कदम्ब शक्तिशाली हो गया। मतलब कई राज्य शक्तिशाली होते जा रहे थे और यह राज्य सातवाहन वंश क्षीण होता जा रहा था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के इक्ष्वाकुओं ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पल्लवों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए और विदर्भ में वाकाटकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली दोस्तों। दक्षिण पश्चिमी में सातवाहनों के बाद अभीर आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु तथा कुंतल में चटुषात कर्णी वंशों ने अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इस प्रकार से धीरे धीरे करके सातवाहन वंश समाप्त हो गया दोस्तों। सातवाहन वंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं दोस्तों और परीक्षा में आने की संभावना सदैव बनी रहती है, उन पर देखते हैं दोस्तों। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वह प्राकृत थी दोस्तों, जिसे ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। नेक्स्ट बिंदु है सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे करशापण भी कहा जाता था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। शीशे के सिक्के का सर्वप्रथम प्रयोग भी सातवाहन वंश ने किया और सर्वाधिक प्रयोग भी सातवाहन वंश ने ही किया। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान व जागीर देने की प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों सातवाहनों ने मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी राजा के नाम के साथ माँ का नाम जुड़ना, परंतु उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। मतलब जो राजा होता था वह अपने साथ में अपनी माँ का नाम लिखता था, लेकिन जो उसका आगे आने वाला उत्तराधिकारी होता था वो उसका पुत्र ही होता था। मात्र सत्तात्मक सत्ता देखने को हमें थोड़ी थोड़ी मिलती है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ महिला शासिका भी रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा सातवाहन वंश। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।